हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पिछली क्लासेस में हड़प्पा कालीन स्थापत्य कला को डिस्कस किए। अगर हड़प्पा काल के स्थापत्य कला पे आप नज़र डालते हैं तो कुछ विशेषताएं उसकी आपने जानी, जैसे नगर विन्यास कैसा था, ईंटों का प्रयोग किस प्रकार से वो करते थे, लकड़ी और पत्थर का कम प्रयोग दिखाई पड़ता है, मानक आकार की ईंटों का प्रयोग आपको दिखाई पड़ता है, सड़क विन्यास जो है वो समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें उसकी विशेषता है, और जो जल निकास प्रणाली है, नालियों की व्यवस्था, वो भी हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसकी एक प्रमुख विशेषता में आता है। साथ ही साथ हमने देखा कि किस प्रकार से नगरों को दो भागों में विभाजित किया जाता था, एक ऊंचा भाग होता था और एक निचला नगर होता था। तो इस तरह से हड़प्पा के समय के अगर स्थापत्य कला को हम देखें तो वो आगे कंटिन्यू नहीं रहा, क्योंकि जब आप इतिहास में पढ़ते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई कुछ कारणों से, वो सब आप इतिहास में डिस्कस करेंगे उस पर। इस वजह से आगे जब वैदिक काल जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक काल के आते आते सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थापत्य का जो आर्ट था वो समाप्त हो गया, वो आगे कंटिन्यू नहीं रहा। और वैदिक काल में हमको फिर से एक ग्रामीण सभ्यता दिखाई पड़ती है। उसमें जो है लोगों ने घर बनाने के लिए घास फूस का, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया, घास फूस, बांस, बल्ली, इन चीज़ों का प्रयोग किया, इसलिए वो समय के साथ नष्ट हो गए। और आज हमें वैदिक काल के समय के इमारतों के या घरों के कोई भी साक्ष्य जो है हमें नहीं मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हालांकि जब हम वैदिक काल का साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें जो है चीज़ों का जिक्र ज़रूर है स्थापत्य कला का, लेकिन प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो हड़प्पा काल के बाद में आपको जो स्थापत्य कला दिखाई पड़ती है तो आप ये कह सकते हो कि भारत की स्थापत्य कला का ये द्वितीय चरण है। पहला चरण तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समय में दिखाई पड़ता है, जिसमें नगरों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और इतनी अच्छी तरीके से उसमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिससे आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। जल निकास प्रणाली, सड़कों की व्यवस्था, बहुत कुछ हम सीखते हैं हड़प्पा की सभ्यता से। लेकिन हड़प्पा की सभ्यता के बाद में अगर हम बात करें वैदिक काल, तो वैदिक काल में स्थापत्य कला के कोई जो है पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक आप कह सकते हो कि जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं, पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो पुरातात्विक प्रमाण साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को आप नगरीय सभ्यता कहते हैं, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता में जो मकान या जो भी स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए होंगे उसमें जो है क्या इन्होंने किया होगा, इन्होंने जो है घास फूस का इस्तेमाल किया होगा, घास फूस, बांस, बल्ली का प्रयोग, इसका प्रयोग करके इन्होंने घर बनाए होंगे। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए जो है अब इसके इमारतों के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें समय के साथ में नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। अगर ईंटें, पत्थर इत्यादि का इस्तेमाल किया होता तो ये चीज़ें हमें इमारतों के रूप में, अवशेष के रूप में दिखाई पड़ती। हालांकि वैदिक साहित्य को अगर आप देखोगे, वैदिक साहित्य अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जिक्र है, वैदिक साहित्य में आपको बहुत सी इमारतों का जिक्र मिलेगा, स्थापत्य का जिक्र है, स्थापत्य का जिक्र आपको मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो शतभुजी इमारत का आप उदाहरण दे सकते हैं। शतभुजी इमारत, ये इंद्र का घर बताया गया है, इंद्र का घर। तो अब शतभुजी इमारत का जिक्र आपको साहित्य में तो मिल रहा है, साहित्य में बहुत से भवनों का निर्माण का जिक्र मिल रहा है, लेकिन उसके प्रमाण आपको कहीं भी धरती पे उसकी न्यू स्ट्रक्चर या अवशेष, पिलर्स कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि साहित्य में ज़रूर है, लेकिन प्रमाण न मिलने की वजह से आप कह सकते हो कि वैदिक काल में स्थापत्य के पुरातात्विक प्रमाण नहीं। अब वैदिक काल के बाद में आपको मौर्यन पढ़ना है,
मौर्यन एज, तो मौर्य काल में स्थापत्य कला अपने बहुत चरम पे पहुंची, बहुत सी चीज़ें बनाई गई जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको आप दूसरा चरण कह सकते हो। पहला चरण सिंधु घाटी की सभ्यता और स्थापत्य कला का दूसरा चरण आपको दिखाई पड़ता है मौर्यकालीन स्थापत्य कला में। तो चलिए हम मौर्य काल की स्थापत्य कला के विषय में कुछ डिस्कस करें। मौर्य काल की स्थापत्य कला में जब आप बात करते हो, देखिए स्थापत्य कला हो या कोई अन्य कला हो, उसका विकास कब होता है? अगर जो राज्य है, जो देश है या जो भी समुदाय है, सभ्यता है, अगर वो समृद्ध हो, अगर वो स्थायी हो, लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग समय तक वो चले, तो ऐसी स्थिति में कलाओं का विकास होता है। जो अस्थायी कल्चर होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, जो समृद्ध नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, वहाँ पे कला का विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि कला क्या है? आनंद की अनुभूति के लिए होता है। और कलाएं तभी जन्म लेती हैं जब व्यक्ति स्वतंत्र हो, फ्री हो, आनंदित हो, तभी वो कलाओं के विषय में सोच सकता है। मौर्य काल को जब आप देखते हो तो एक लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था, एक स्थायित्व भी था इसमें। काफ़ी एक बड़े एरिया को एक्वायर करके, जो भी मौर्य काल के शासक रहे, उन्होंने एक बड़े एरिया को एक्वायर करके उसको काफ़ी अनुशासित तरीके से एक लंबे समय तक चलाया है। समृद्धि भी थी, यानी धन भी था। तो ऐसे में कलाओं का विकास तो होना तय है। ये एक थ्योरी है कि इस तरह कलाओं का विकास होता है। तो जब मौर्य काल को आप देखते हो तो मौर्य काल में क्या आपको दिखाई पड़ता है कि मौर्य काल जो है एक समृद्धशाली साम्राज्य था, समृद्धशाली था, स्थायी था। स्थायित्व मतलब इसमें ज़्यादा था, स्थायित्व भी था, विस्तृत भी था, और आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि ये शक्तिशाली भी था। तो ये सारी चीज़ें किस तरफ आपको ले जाएंगी? कला का विकास, कला का विकास आपको दिखाई पड़ता है। अगर हम शासकों को देखें मौर्य काल में, तो आपको प्रमुख रूप से देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आपको जो दूसरे शासक हैं बिंदुसार, इसके बाद अशोक, और इसके बाद आप एक और उदाहरण ले सकते हैं दशरथ, जो अशोक के पौत्र थे, दशरथ। तो इन चार शासकों के टाइम में कला का किस तरह से विकास हुआ है, देखिए यही प्रमुख मौर्य काल के शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य जो है साम्राज्य की स्थापना की थी, यहीं से स्टार्ट हुआ। इसके बाद बिंदुसार हैं, अशोक हैं, फिर हम दशरथ का एग्जाम्पल लेंगे। तो इन सब के समय में आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से साम्राज्य का बखूबी विस्तार किया, और कुछ आर्ट जो है निकल के आती है यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बहुत ज़्यादा हमें साक्ष्य नहीं मिलेंगे। देखिए स्थापत्य कला पे हम डीप में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ से आने वाली हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन, सब कुछ डिस्कस होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक इतिहास समझना होगा। ये इतिहास के दृष्टिकोण से हम बात नहीं करेंगे, हम कला के विकास के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आप देखते हैं कि लकड़ी का बहुत आपको प्रयोग दिखाई पड़ेगा। लकड़ी का प्रयोग जो है स्थापत्य में आपको दिखाई पड़ेगा। यानी जो महल, भवन इत्यादि जो बनाए जाते थे, उसमें मगध के आसपास के क्षेत्र के जो लकड़ी के वन वगैरह हैं वो लिए गए, और बाहर से बहुत लकड़ी इंपोर्ट की गई। तो उस लकड़ी का प्रयोग करके स्थापत्य कला में आपको दो चीज़ों के प्रमाण चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के आपको दिखाई पड़ते हैं। उसमें जो है एक तो चंद्रगुप्त का महल, चंद्रगुप्त का महल का प्रमाण जो है साक्ष्य पुरातात्विक मिला है, और एक सभा, चंद्रगुप्त की सभा दीवाने खास हुआ करती थी, मंत्रियों से मंत्रणा करने के लिए। एक 80 पिलर थे इस सभा में,
तो एक सभा के भी साक्ष्य मिलते हैं पाटलिपुत्र से, जो राजधानी हुआ करती थी। तो देखिए महल इसलिए उदाहरण लिया क्योंकि महल बहुत खूबसूरत था, जिसकी तुलना बड़े बड़े शासकों से की गई है, सूसा के महलों से की गई है, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चंद्रगुप्त का महल और चंद्रगुप्त की सभा, दो आप अच्छे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि इस तरह की स्थापत्य कला का विकास जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। लेकिन यहाँ पर लकड़ी का अत्यधिक प्रयोग हुआ है महलों में, इसलिए ये लकड़ी का अत्यधिक प्रयोग होने की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं प्राप्त हुआ है। इसके उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर मिला है जहाँ पे पत्थर या ईंटें वगैरह का प्रयोग किया गया है। लकड़ी का स्ट्रक्चर तो समय के साथ में ख़राब होने वाली चीज़ है, लेकिन साहित्य में इसका जिक्र है और इसके साक्ष्य भी हैं कि ऐसी चीज़ें बनी। अगर हम बिंदुसार के समय की बात करें तो साम्राज्य को संभालने में ही, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो साम्राज्य को संभालने में ही समय ज़्यादा गया। तो बिंदुसार के समय में जो है आप स्थापत्य कला का ज़्यादा विकास नहीं हुआ। स्थापत्य कला का या किसी भी कला का अधिक विकास नहीं दिखाई पड़ता है, अधिक विकास आपको नहीं मिलता है, इसलिए हम यहाँ से कुछ भी नहीं डिस्कस करेंगे। अशोक जो शासक रहे, अशोक के समय में कला का, मौर्य काल में कला अपने जो चरम पे पहुँची वो अशोक के समय में ही पहुँची। जो भी मौर्यकालीन स्थापत्य कला की बात करें या जो अन्य कलाएं भी डेवलप हुई, वो सबसे ज़्यादा जो है वो अशोक के समय में दिखाई पड़ती हैं। वजह वही है कि एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई और उसको बिंदुसार ने जो है संभाले रखा। उसके बाद में अशोक के समय में एक पर्याप्त स्थायित्व दिखाई पड़ता है साम्राज्य में, ज़्यादा जो है हलचल नहीं है। तो उसमें एक कला के विकास के लिए बहुत ही अच्छी दशाएं भी थीं और अशोक भी कला प्रेमी बिल्कुल रहा होगा। उसने जो है दरबारी कला को बढ़ावा दिया और बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया। हम अशोक के टाइम की अगर हम बात करें तो कला का बहुत विकास हुआ है, कला का भरपूर विकास दिखाई पड़ता है। और इस समय तक प्रस्तर का प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए चंद्रगुप्त के समय लकड़ी का अत्यधिक प्रयोग था, लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पत्थरों का प्रयोग आपको मिलेगा, पत्थरों का प्रयोग। और पत्थर से बहुत सी चीज़ें अशोक के समय में आप देखते हो कि स्तंभों का, स्तूप का, गुफाओं का और शिलालेखों का, बहुत सी चीज़ों का स्थापत्य किया गया। और महलों में भी जो है लकड़ी के साथ साथ काफ़ी पत्थर वगैरह का प्रयोग किया गया। तो कला का भरपूर विकास दिखाई पड़ता है। पत्थरों का प्रयोग खास करके जो है चुनार यूपी में पड़ेगा, तो चुनार के बलुआ पत्थर जो है, लाल बलुआ पत्थर, उसका जो है प्रयोग इन चीज़ों के निर्माण में किया गया। तो अशोक के समय में जो हमको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो अशोक के समय में देखिए स्तंभों का निर्माण आपको दिखाई पड़ता है। और अशोक के समय में आपको स्तूप मिलेंगे। अशोक के समय में आपको गुफाएं भी देखने को मिलेंगी। तो स्तंभ है, स्तूप हैं, गुफाएं हैं, ये सारी चीज़ें अशोक के समय में डेवलप हुई। गुफाओं में भी जो है विहार हैं और चैत्य हैं। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, क्या होता है विहार, क्या होता है चैत्य। तो ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। गुफाएं अगर देखें अशोक के समय में तो बराबर की गुफाएं आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, बराबर की गुफाएं। ये अशोक के समय में 4 गुफाएं हैं। तो ये अशोक के समय में आपको गुफाएं दिखाई पड़ती हैं। स्तूप, बहुत से स्तूप के विषय में हम पढ़ेंगे। स्तूपों का निर्माण किया गया। और स्तंभ क्या होते थे, स्तंभ की पूरी आर्किटेक्चर क्या है, संरचना क्या है, उस पूरी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे स्तंभ में। अशोक के समय में जो आपको दिखाई पड़ता है डेवलपमेंट कला का, उस पर बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो एक अलग से एक टॉपिक बन जाता है बौद्ध स्थापत्य कला। देखिए मौर्यकालीन स्थापत्य कला की बात करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि बौद्ध स्थापत्य कला क्या है। तो बौद्ध स्थापत्य कला कुछ और नहीं है, वह इन्हीं कलाओं में से वह कलाएं हैं जिन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तो आप जो अशोक के समय में
स्थापत्य देखते हो, चाहे वो गुफाएं हों, चाहे स्तूप का निर्माण हो, चाहे स्तंभ का निर्माण हो, ये ज़्यादातर किस धर्म से रिलेटेड रही हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड रही हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए बौद्ध स्थापत्य कला का विकास या उसके लक्षण, तो आपको इन्हीं चीज़ों को बताना है। और मौर्यकालीन में आएगा तब भी आपका वही चीज़ है। तो मौर्य काल की स्थापत्य कला पर बौद्ध धर्म का बखूबी प्रभाव है। लेकिन यह भी आप नहीं कर सकते हो कि मौर्य काल में सिर्फ बौद्ध धर्म के ही स्थापत्य या निर्माण किए गए, अन्य धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म जो हैं उनके भी आप मंदिर निर्माण भी देखोगे। मंदिर स्थापत्य कला, जिसको आप एक अलग श्रेणी के रूप में पढ़ोगे, मंदिर स्थापत्य कला, तो मंदिर स्थापत्य का भी प्रारंभ जो है वो मौर्य काल से आपको दिखाई पड़ता है और आगे तक डेवलप होता है। चलिए उस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब अगर हम दशरथ की बात करें तो यहाँ भी जो है आपको गुफाएं बनवाई। एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं नागार्जुनी गुफाएं। नागार्जुनी गुफाएं ये संख्या में 3 हैं, तो इन नागार्जुनी गुफाओं के विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप अगर देखें कि मौर्य काल में स्थापत्य कला का विकास शासकों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ के समय में किस तरह से स्थापत्य कला दिखाई पड़ती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो समय के प्रमाण हैं उसमें आप पाटलिपुत्र राजधानी नगर विन्यास भी आप इसमें कर सकते हैं। पाटलिपुत्र का दुर्गीकृत एक नगर है। पाटलिपुत्र जो है राजधानी थी, उसमें चारों तरफ जो है लकड़ी का परकोटा बनाया गया था, लकड़ी की 4 दीवारी बनाई गई थी। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के समय की ये संरचनाएं हैं। बिंदुसार के समय का कोई विशेष निर्माण नहीं है, जो चंद्रगुप्त के समय का था उसी को संभाले रखा गया है। ज़्यादा विकास नहीं दिखाई पड़ता। इतिहास में उसके रीजन्स आपको भी पढ़ने को मिलेंगे। अशोक के समय में बौद्ध धर्म से प्रभावित स्थापत्य कला का ज़्यादा विकास हुआ और मंदिरों का भी निर्माण शुरू हुआ मौर्य काल में ही। स्तंभ आपको देखने मिलेंगे, इस पे हम पूरी अलग से क्लास करेंगे। अशोककालीन स्तंभ पे पूरा हम देखेंगे। स्तूप और गुफाएं ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दशरथ के समय भी जो है गुफाओं का निर्माण किया गया है। नागार्जुनी गुफाएं आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो मौर्य काल में बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी की गुफाएं ये भी आपको पढ़ना है। तो अब देखते हैं, तो हमने आपको शासकों के दृष्टिकोण से आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें मौर्य काल में बनी हैं और वो किन किन शासकों के समय आपको निर्मित होती दिखाई पड़ती हैं। आपको ये भी रीज़न पता चला कि मौर्य काल में इस तरह की स्थापत्य कला पे बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। अब देखिए, हम 2 चीज़ों को और डिस्कस कर लें, उसके बाद हम एक वर्गीकरण बनाएंगे। देखिए, अगर हम मौर्य काल की स्थापत्य कला की विशेषता की बात करें, मौर्य काल की स्थापत्य कला की विशेषताएं, बहुत कम शब्दों में अगर आपको कुछ विशेषताएं बतानी हो 3-4, तो कौन सी जो टॉप फीचर्स हैं उनको आप गिनवाएंगे। कि मौर्य काल में देखिए, सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें स्थापत्य कला की जब हम बात करते हैं तो लकड़ी का प्रयोग आपको दिखाई पड़ता है। लकड़ी का प्रयोग, हमने अभी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के महल का जिक्र किया, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा का जिक्र किया। ये दोनों ही चीज़ें पाटलिपुत्र राजधानी के अंदर स्थित थीं, जहाँ पे लकड़ी का बखूबी प्रयोग दिखाई पड़ता है। स्तंभों के अवशेष वगैरह प्राप्त होते हैं। कुम्हराहार से एक महल भी अवशेष, जो 3 मंजिला रहा होगा, महल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं जहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया गया था। तो लकड़ी का प्रयोग आपको दिखाई पड़ता है। मौर्य काल की स्थापत्य कला में पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। पत्थरों का बखूबी प्रयोग है। हालांकि पत्थरों का प्रयोग जो है वो अशोक के समय से ज़्यादा विकास में आया और स्तंभ और स्तूप, गुफाएं वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन पत्थरों का बखूबी प्रयोग जो है मौर्य काल में डेवलप हुआ। और यहाँ पर देखेंगे कि लौह अयस्क का भी प्रयोग किया गया है। लौह अयस्क का प्रयोग जो है मौर्य काल में आपको देखने को मिलता है। और एक सबसे विशेष बात
जिस पे तमाम विद्वानों के जो है मतभेद भी आपको आगे दिखाई पड़ेंगे, वो है पालिश, चमकदार पालिश। चमकदार पालिश, पत्थरों को चमकाने के लिए एक चमकदार पालिश का जो एक कला थी, जिसको ओप कहा गया, ओप का प्रयोग आपको दिखाई पड़ता है। और एक और चीज़ विशेषता आप लिखेंगे कि स्थापत्य कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म अपने चरम पर है, विकसित हुआ, तो जाहिर सी बात है उसका कला पर भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो लकड़ी का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के समय अत्यधिक है। कहाँ कहाँ पर आप बताएंगे लकड़ी का प्रयोग है? अगर एग्जाम्पल आपको देखने को मिले तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल, अशोक का महल, चंद्रगुप्त मौर्य का सभा और पाटलिपुत्र राजधानी का दुर्गीकरण जो किया गया है, यहाँ पर आपको लकड़ी का प्रयोग दिखाई पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम्पल देना पड़े तो लकड़ी का प्रयोग आप कहाँ बताएंगे? लकड़ी का प्रयोग जो है, देखो महलों में आपको दिखाई पड़ता है। जैसे कुम्भराहार, आप यहीं पे कुम्भराहार से महल के साक्ष्य मिले हैं, जो एक 3 मंजिला महल था, 3 मंजिला महल। तो महलों में लकड़ी का प्रयोग आपको दिखाई पड़ता है। और लकड़ी का प्रयोग जो है वो आपको सभा एक मिली चंद्रगुप्त की, जो है सभा, इसमें जो है 80 स्तंभ थे। और लकड़ी का प्रयोग आपको जो है पाटलिपुत्र राजधानी जो थी का दुर्गीकरण भी लकड़ी से किया गया था। दुर्गीकरण का मतलब है उसके चारों तरफ दीवार बनाई गई थी और उस दीवार को लकड़ी के पिलर्स से बनाया गया था, लकड़ी के स्तंभों से बनाया गया था। तो लकड़ी का बहुत प्रयोग आपको स्थापत्य में दिखाई पड़ता है। पत्थरों का बहुत प्रयोग किया गया है। पत्थरों में आप देखोगे, हम आगे आपको ये सब चीज़ें तो डिटेल में पढ़ाएंगे ही। स्तंभ हैं और स्तूप हैं, गुफाएं हैं, शिलालेख हैं, बहुत सी जगह पे आपको पत्थर का प्रयोग दिखाई पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पत्थरों का प्रयोग है वहाँ पर स्तंभ में वगैरह में आप देखोगे एक चमकदार पालिश जो आर्ट थी, जो कला आज वर्तमान में लोप हो गई। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये भारतीय नहीं थी, ये अकमेनियन साम्राज्य से यानी ईरान से सीखा था भारतीयों ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसको भी हम काट करेंगे। तो चमकदार पालिश, एक ओप का प्रयोग जो होता था वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। और स्थापत्य कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। अब हमने बताया कि कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है, तो बौद्ध धर्म और मंदिरों की स्थापत्य कला, ये 2 शाखाएं निकल के आती हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको भी देख लें। देखिए बौद्ध स्थापत्य कला क्या है, क्योंकि ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी। स्थापत्य कला, कभी कभी क्वेश्चन बौद्ध स्थापत्य कला नाम से भी आ जाएगा, तब आपको कैसे डिफाइन करना है। तो बौद्ध स्थापत्य कला कुछ और भी नहीं है, ये वो है कि वह कलाएं जिन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है, बौद्ध धर्म का प्रभाव है, उसको क्या कहेंगे? बौद्ध स्थापत्य कला। और मौर्यकालीन स्थापत्य कला का मतलब यह है कि वह कलाएं जो मौर्य काल के समय डेवलप हुई। तो बौद्ध स्थापत्य कला मौर्य काल से शुरू होकर आगे भी डेवलप हुई है। तो जब बौद्ध स्थापत्य कला पे बात करेंगे तो सिर्फ मौर्य काल की बात नहीं करेंगे हम, फिर मौर्य काल से लेकर के और मध्यकाल की शुरुआत तक ये कला डेवलप हुई है, तो पूरा वहाँ तक सिनेरियो लेके चलेंगे। और जब हम मौर्य काल की बात करेंगे तो हमने सिर्फ मौर्य काल का डिस्कस करना है। तो इस पर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ये मौर्य काल से इनका प्रारंभ दिखाई पड़ता है। देखिए मौर्य काल से प्रारंभ हुआ और उसके बाद ये पूर्व मध्य काल तक आपको दिखाई पड़ता है। पूर्व मध्य काल तक इनका विकास
हुआ है। इसमें क्या एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, जैसे स्तूप, स्तूप का निर्माण। जब स्तूप के विषय में पढ़ेंगे तो स्तूप का निर्माण जो है बौद्ध स्थापत्य कला है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। स्तूप का निर्माण जो है वो उत्तर वैदिक काल से दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका चरम, इसकी परिणति जो है वो मौर्य काल में आती है, इसके लिए मौर्य काल में इसे हम पढ़ेंगे। हालांकि कुछ स्तूपों का निर्माण जो है वो उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हो गया था। तो स्तूप का निर्माण बौद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत ही आता है। स्तंभ हैं, बहुत से स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे, और गुफाएं भी हैं। गुफाओं में कुछ विहार हैं और कुछ चैत्य गुफाएं हैं। तो ये सब जो है बौद्ध स्थापत्य कला से रिलेटेड निर्माण है, तो इसको डिस्कस करना है आपको। दूसरा एक जो वर्गीकरण आएगा वो है मंदिर स्थापत्य कला। देखिए, मंदिर स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला मतलब जो है मंदिरों का निर्माण। इसमें और कुछ आपको जानना ही है, मंदिरों का निर्माण। तो इस पे तो पूरी आपकी एक डिटेल क्लासेस होंगी, क्योंकि मंदिर स्थापत्य कला से आपके प्री और मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और बौद्ध स्थापत्य कला को भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मंदिरों का निर्माण ये भी जो है आप मौर्य काल से प्रारंभ है इसका, मौर्य काल से, और फिर जो है ये मध्यकाल तक, मध्यकाल, और फिर आगे भी आपको इसमें कुछ दिखाई पड़ता है विकास। तो मौर्य काल से लेकर मध्यकाल तक तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और आज भी जो है जारी है मंदिर स्थापत्य कला। तो मंदिर स्थापत्य कला में आपको मंदिरों के निर्माण के विषय में पढ़ना है, और बौद्ध स्थापत्य कला की जब हम बात करेंगे तो आपको स्तूप, स्तंभ और गुफाओं की बात करनी है। अब हम देखें मौर्यकालीन स्थापत्य कला। मौर्यकालीन कला को दो भागों में बांटा गया है, इसको आप समझ गए होंगे। एक कला है जिसको कहा गया कोर्ट आर्ट यानी दरबारी कला, और एक को कहा गया फोक आर्ट यानी लोक कला। तो इन दो भागों में बांटा गया है, इसको भी हम वर्गीकरण को समझ लें, फिर हम इसकी डिटेल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो मौर्यकालीन कला है, मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं दरबारी कला, दरबारी कला यानी कोर्ट आर्ट, और एक को कहेंगे लोक कला, लोक कला यानी फोक आर्ट, फोक आर्ट। तो दरबारी कला का मतलब क्या है? दरबार शब्द राजा से जुड़ा हुआ है, शासन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है इस कला के विकास में शासन का योगदान है, यानी राजाओं के प्रयास से ये कला डेवलप हुई। तो आप कह सकते हो कि शासन, शासक के प्रयास से, ये शासकों के प्रयास से इस कला का विकास हुआ। लोक कला, लोक का मतलब है पब्लिक, यानी ये आम जनता के प्रयास से इस कला का विकास हुआ है। तो ये कह सकते हो कि आप आम जनता के प्रयास से। कुछ उदाहरण अगर लें दरबारी कला में, अगर आप देखोगे तो दरबारी कला में आप कह सकते हो महल, पैलेसेस। महल जो है वो राजाओं के द्वारा बनवाए गए, जैसे हमने आपको बताया अशोक के महल, चंद्रगुप्त मौर्य के महल जो कुम्भराहार से प्राप्त हुए महल हैं। स्तंभ हैं, स्तूप आपको दिखाई पड़ते हैं, और गुफाएं भी राजाओं के द्वारा बनाई गई और बाद में दान दे दी गई जो है भिक्षु वगैरह को। तो महल, पैलेसेस, पिलर्स, स्तूप एंड केव्स, ये सब क्या हैं? दरबारी कला है जो शासकों के प्रयास से निर्मित की गई। अगर हम बात करें लोक कला का, तो लोक कला में आप देखोगे मृदभांड यानी पॉटरी, मृदभांड बर्तन बनाना, पॉटरी, और दूसरा है मूर्ति कला, स्कल्पचर, मूर्ति कला। तो ये लोक कलाएं हैं, ये लोगों के द्वारा इनको डेवलप किया गया, इनके प्रयास से ये बढ़ी आगे, और ये कलाएं जो हैं
जो स्थापत्य में आपको दिखाई पड़ेंगे, महल हैं, स्तंभ हैं, स्तूप हैं, गुफाएं हैं, ये सब दरबारी कला हैं जो शासकों के प्रयास से बनाई गई। तो ये मौर्य काल के आर्ट का एक वर्गीकरण है, जिसमें हम स्थापत्य कला पर बात करेंगे तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, और बाद में मर्द भांड और मूर्ति कला पर हम अलग से क्लासेस करेंगे जब मूर्ति कला वगैरह को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इतनी चीज़ें हैं आपको जो मौर्यकालीन पढ़नी है, और इसमें से ये जो चीज़ें हैं ये बौद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत भी आती हैं। तो आप जैसे क्वेश्चन आ जाए वैसे आप इसको कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम महल की बात कर लेते हैं इस क्लास में, और बाकी हम स्तंभ, स्तूप और गुफाओं पर सेपरेट क्लासेस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। महल में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तो इसी क्लास में हम महल को पढ़ लेते हैं और फिर स्तंभ पे हम अलग से क्लास करेंगे। महल में चूँकि इसके बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं, इसीलिए आपको इसमें बहुत शार्ट में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले अगर हम पाटलिपुत्र की बात कर लें, पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण। तो पाटलिपुत्र राजधानी है। पाटलिपुत्र के दुर्गीकरण में जो है, इसमें नगर जो है, नगर को एक जो है खाई से घेरा गया था, घेरा गया था। एक खाई चारों तरफ बनाई गई थी कि इस तरह से अगर नगर है, ये नगर है, तो नगर के चारों तरफ एक गहरा और चौड़ा एक खाई थी। ये खाई है, गड्ढा टाइप का, एक नाला टाइप का बनाया गया था, जिसमें पानी भरा जाता होगा ताकि जो है सीधे नगर पे कोई हमला ना कर सके। ये खाई जो थी वो 700 फीट तक चौड़ी थी ये, और गहरी भी थी काफ़ी, और इसको जो है लकड़ी की दीवार से नगर को घेरा गया था। ये जो है ये परकोटा है, परकोटा यानी लकड़ी की दीवार से घेरा गया था। ये दुर्गीकरण इसे आप कहेंगे, ये है दुर्गीकरण। तो दुर्गीकरण में दो चीज़ें शामिल हैं, यानी दुर्ग बनाना। दुर्ग क्यों बनाया जाता था? दुश्मनों से रक्षा करने के लिए, ताकि कोई हमारे नगर पे हमला ना कर सके। तो किला बोला, नगर को ही किला बना देते थे। तो इसी के अंदर महल होते थे, निवास भी होती, सैनिक सेना सब कुछ होता था। इसी में जो है महल है, और इसी के अंदर जो है सभा भी इसी के अंदर पाटलिपुत्र में मिलती है, इसके प्रमाण। तो ये खाई बनाई गई थी नगर के चारों तरफ, जिसमें पानी भरा जाता था, और लकड़ी के स्तंभों की दीवार होती थी। इस तरह से लकड़ी के पिलर्स जोड़ जोड़ करके इस तरह से एक पूरी दीवार बना जाती थी। तो इस तरह से दीवार बनी थी ताकि दुश्मन सीधे नगर पे हमला ना कर सके। और यहाँ क्या होता है, सैनिक वगैरह रहते होंगे, इसमें से वो अपना हथियार वगैरह जो भी इस्तेमाल करना चाहते होंगे कर लेते होंगे। तो इस तरह से आपको पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण दिखाई पड़ता है स्थापत्य में ही। और यहाँ भी आप देखें कि लकड़ी के पिलर्स का इस्तेमाल करके दीवार का निर्माण किया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पिलर्स बनाना, जो मौर्य काल के समय जो पिलर दिखाई पड़ते हैं, वो भारत की ईजाद नहीं थी, वो ईरानियों से सीखा, पॉलिश करना भी ईरानियों से सीखा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो कि स्तंभ पहले लकड़ी के बना रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य लकड़ी के स्तंभों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाद में अशोक जो है वही स्तंभ कला का विकास करके पत्थरों का इस्तेमाल करके स्तंभ बना रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने पूर्वजों से ही सीख रहा है, ना कि कहीं बाहर से सीख रहा है। लकड़ी की जगह पत्थर आ रहे हैं, लेकिन स्तंभ तो पहले से बन रहे हैं। तो इस तरह से इसके अंदर महल के साक्ष्य अगर आप देखोगे, महल है, सभा है। सभा में 80 स्तंभ वाली एक सभा का, स्तंभ वाली सभा के साक्ष्य मिले हैं, इस तरह से स्तंभ के प्रमाण मिले हैं, जिस पे छत डाली गई होगी। तो 80 स्तंभों के साक्ष्य मिले हैं कि सभा जो है वो स्तंभों पे बनाई गई थी। तो स्तंभ का प्रयोग जो है मौर्य काल में किया गया, लकड़ी के भी, और ये जो पिलर्स हैं वो लकड़ी के हैं। इस पे मयूर का चित्र है। यहाँ पर स्तंभों क्या है? मयूर का चित्र है।
और बाद में जब आप अशोक के समय में जाके देखते हो, जब पत्थरों के बनाए गए, तो उस पर आपको पशुओं के चित्र मिलेंगे। हम आगे आपको बताएंगे किस तरह से कौन कौन से पशुओं के चित्र और मूर्तियाँ जो हैं वो उस पर लगी हुई हैं। तो यहाँ मयूर का चित्र है, सभाओं में महल के साक्ष्य मिले हैं आपको बताएं। तो ये सब जो जिक्र है ये आपको मिलता है, देखिए मेगास्थनीज की इंडिका बुक है, मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, और कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र। इनमें जो है जिक्र है, यहाँ से ये डिटेल मिलती है कि किस तरह से ये बनाया जाता था। तो मतलब साक्ष्य इसके जो है स्क्रिप्ट के रूप में मेगास्थनीज की बुक इंडिका, कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र में जो है ये पाटलिपुत्र के दुर्गीकरण का, महल का, सभा का जिक्र मिलता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम महल की अगर बात करें तो देखिए महल का जिक्र भी जो है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में किया है, कौटिल्य ने भी किया है। तो अगर महल के साक्ष्य की बात करें, महल कहाँ से प्राप्त हुए, कैसे हैं और उनके विषय में क्या कहा गया है, तो उसको भी आप 2 लाइन में नोट कर लीजिए। चूँकि ज़्यादा इसके साक्ष्य मिले नहीं हैं, इसीलिए हम चूँकि स्थापत्य कला पे बात कर रहे हैं, तो स्थापत्य में हम उतनी बात करेंगे जितने के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, बाकी नहीं, क्योंकि हम कला पे बात कर रहे हैं ना कि इतिहास पे। तो अगर हम महल की बात करें, महल की, तो महल के साक्ष्य जो हैं वो कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं, कुम्हरार बिहार। से साक्ष्य मिले हैं, और महल की तुलना जो है सूसा के महलों से की गई है। देखिए मौर्यकालीन महल की तुलना मेगास्थनीज ने की है अपनी पुस्तक में। मेगास्थनीज ने समकालीन सूसा के महलों से की है और कहा है कि ये उससे भी बेहतर है महल। और इन महलों की जो है, इन महलों को अकेमेनियन महलों से अच्छा बताया गया। ईरान के महल उस समय पार्सिपोलिस के अकेमेनियन महलों से इसको बेहतर बनाया गया है। ऐसा कहा गया कि मौर्यकालीन जो महल थे वो गुणवत्ता में, सौंदर्य में बहुत अच्छे थे, उसमें समकालीन जो सूसा के महल थे उनसे भी बेहतर थे। तो इस तरह से मेगास्थनीज वगैरह जो उस समय के स्क्रिप्ट लेखक हैं उन्होंने जो है इन महलों की तुलना जो है की है। और इसके साक्ष्य जो आपको हैं वो कुम्हरार से बिहार में प्राप्त हुए हैं। तो महल में आपको बस इतना ही जानना है, महल में कोई बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं। 3 मंजिला महल कहा जाता है इसको, स्तंभ थे इसमें, लकड़ी का बहुत प्रयोग था। आप इसमें लिख सकते हैं महलों में क्या है, लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा है, लकड़ी स्तंभों पर है, ये लकड़ी के ही स्तंभ बनाए गए हैं, स्तंभों पे मयूर के चिन्ह हैं और 3 मंजिला हैं। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं हैं। बाकी महलों में आपको बहुत कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो हम टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब हम डिटेल टॉपिक करेंगे स्तंभ पे। स्तंभ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बौद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत भी आता है और मौर्य काल में तो इसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि स्तंभों का निर्माण जो है वो अशोक के समय में किया गया और बहुत से स्तंभ हैं। सबसे ज़्यादा फेमस आप जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो सारनाथ के स्तंभ से ही, उसके ऊपर शीर्ष भाग से उसको लिया गया है। तो उन सब चीज़ों के विषय में हम डिटेल क्लास करेंगे स्तंभ पे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।